वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? पहले ये बताइए। आवाज जा रही है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और कैसे हैं? आ रही है। मैं भी ठीक हूँ प्रशांत। आइए, वेलकम। रोहित, मंजू कुमारी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हो गया क्लास, कल भी सुबह सुबह क्लास होगी, परसों भी हो सकता है सुबह सुबह हो। शिखा कुमारी आइए, सुमन वेलकम, रोहित वेलकम, पूर्वा वेलकम। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। प्रतिमा कुमारी, सुमन, गौरव प्रताप, पूर्वा शर्मा, शिखा कुमारी, संदीप, ममता सहाय, जयंती राज, नंदिनी, शैलेंद्र कुमार आइए, वेलकम। अंजलि कुमारी, पंकज, खुशी, साहिबा, पुष्पा, राजा बाबू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एस के ठाकुर, सलमान खान, प्रियंका सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो संख्या है वह 20 होने वाली है। क्वेश्चन की संख्या 20 होने वाली है। क्वेश्चन आपके हिंदी में होने वाले हैं, तो जो लोग हिंदी में नहीं हैं वो लोग जा सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, रोहित, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। साहिबा, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क की दिक्कत है तो इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। नेटवर्क नहीं चल रहा है तो इसमें क्या किया जा सकता है। चलिए, तो यहां कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? वह कौन सा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा आइलैंड, द्वीप आपको देखने को मिलते हैं? चलिए, ओके ओके ओके, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में देखोगे तो कई द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। द्वीपों की संख्या के मामले में यह आपका संपन्न है। नेट प्रॉब्लम? देखिए, ये वाली जो क्लास हो रही है ना, ये आपकी यूपीपीएससी कैटेगरी में हो रही है ना। इस वजह से कुछ लोगों को आपको लिंक नहीं आ पा रहे हैं। नाइट वाली जो है वो यूपीएससी और मॉर्निंग वाली यूपीपीएससी। बाकी क्वेश्चन ज्योग्राफी के ही हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं है। हेमंत चौरसिया आइए, वेलकम। आनंद पटेल, शिवानी वेलकम।
ग्रुप लिंक भेज दे। ग्रुप की लिंक यहाँ नहीं भेजी जाती है। आप ज्वाइन हो सकते हो ना, जो लोग डेली देखने वाले हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग डेली देखने वाले हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। आनंद पटेल वेलकम। यहाँ पर अमेजन नदी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारी नदियां लगभग मैंने बताया है, एक दो छूट भी गई होंगी, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा तो। अमेजन नदी ऐसे बहती है, ऐसे 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 प्रवाहित होती है ना। चलिए, ये है आपकी रैंक। आपको पता है कि निग्रो नदी इसके इस साइड से आके मिलती है, मेडीरा नदी इस साइड से मिलती है, मनोज भी एक छोटी नदी है, बंदरगाह तो है ही आंतरिक, साथ ही साथ आप देखोगे तो एक आपका छोटी नदी भी है। रही बात अगर मनोज नहीं भी पता होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि साओ फ्रांसिस्को एक अलग नदी है, ऐसे प्रवाहित होती है, ये इसमें जाके नहीं मिलती है। तो साओ फ्रांसिस्को के बारे में तो मैंने बताया है, ये अमेजन की सहायक नदी है, नहीं है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग मेघा वेलकम। आनंद पटेल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये वाला टॉपिक यूपीपीएससी कैटेगरी मैंने पढ़ा दिया है, याद होगा। और यूपीएससी कैटेगरी में आज शाम को ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यूपीपीएससी में इसको हम लोग कवर कर चुके हैं और यूपीएससी में आज शाम को ये टॉपिक पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग कैलाश राजपूत, प्रियंका ये गुड मॉर्निंग, विवेक द्विवेदी, कैलाश राजपूत, अनीता, आकाश। देखिए, आपको पता है सागर तथा महासागरों में सलाइन वाटर जो जल होता है सलाइन होता है, लवणीय होता है, तो उसमें कौन कौन से लवणीय पदार्थ जो हैं वह पाए जाते हैं, उनका अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, यानी बड़े से छोटा, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आपका लवण पाया जाता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, ये है आपकी रैंक, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोल का जो टाइमिंग है थोड़ा ज्यादा कम हो गया है ना। चलिए, समुद्री जल में आप देखोगे तो पाए जाने वाले लवणों में आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, ये आपका क्रम है, ये पाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन तो यूपीपीएससी कैटेगरी के लायक ही हैं तो, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी हो जा रहा है ना, थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। ये भी मैंने यूपीपीएससी कैटेगरी में पढ़ा चुका है और लिखवाया भी है इसको। बाकी यूपीएससी में पढ़ेंगे तो अभी हम लोग बात करेंगे। वायुमंडल में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें जलवाष्प की कुल मात्रा का लगभग आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक में ही पाया जाता है। क्या यह सही है? मेघा सिंह, याद है? ऊंचाई के साथ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा एक समान रहती है। क्या यह सही है? क्या बेच रहा है बाहर?
हरी हरी मटर बेच रहा है, ये हमारे उठने से पहले सब्जी बेच के चला जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। क्या हुआ साहिबा, आज सुबह सुबह नेट गायब हो गया? चलिए, ये आपकी रैंक है। चलिए, वायुमंडल की जलवाष्प की कुल मात्रा लगभग 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर में पूरे जलवाष्प का लगभग 50% जलवाष्प आपको केवल 2000 मीटर के नीचे ही व्याप्त होता है। ऐसा क्या है? क्योंकि समान ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है। इसकी सांद्रता आप देखोगे तो निचले वाले मंडल में अधिकतर आपको देखने को प्राप्त हो जाएगी, जो पृथ्वी के करीब है। तो ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र आइए, वेलकम। नाजिया खान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मयंक सिंह विनय, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यम कुमार यादव, वेलकम, आइए। तीरथ राज, जय श्री राम, आइए, वेलकम। राकेश यादव, वेलकम। ये क्लास अभी डेली सुबह 9 बजे होने वाली है ना? एक क्लास सुबह 9 बजे होती है और एक क्लास रात में 11 बजे होगी। बाकी अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं तो कैटेगरी बता दीजिएगा, मैं आपको बता देंगे। हाँ, अभी दोनों एमसीक्यूज होगी। ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, लास्ट वाली क्लास याद है? यूपीपीएससी वाले बच्चों, अगर थोड़ा सा वहां पर ध्यान दिया होगा। एसएससी में प्लस के हैं? नहीं तो एसएससी में तो मैं नहीं पढ़ाता हूं। सापेक्षित आर्द्रता को आप किसमें बताते थे, याद है? सापेक्षित आर्द्रता यानी यहां पर टेम्परेचर हुआ करता था, यहां पर मात्रा हुआ करती थी, यहां पर उसको कैपेसिटी हुआ करती थी, और उसके बाद सापेक्षित आर्द्रता किसमें निकालते थे, वही आपको बताना है। मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे 50 डिग्री जलवाष्प की मात्रा है और इसको धारण करने की मात्रा 200 ग्राम है, लेकिन सापेक्षित आर्द्रता जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 25% है ना? तो ये प्रतिशत में नहीं नहीं,
चलिए, ये है आपकी रैंक। खुशी टॉप पे है, प्रशांत भी टॉप पे है, पंकज भी टॉप पे है, बाकी लोग दूसरे तीसरे पे। नेक्स्ट, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। सुबह वाली में बात करेंगे, शाम वाली में पढ़ लिए हैं। लोकल विंड नहीं आती, क्यों, क्या हो गया? चिनूक कहां पे चलती है? खमसिन कहां पे चलती है? ब्रिक फिल्डर, ये ब्रिक फिल्डर नहीं है, ब्रिक फिल्डर है, ठीक है ना। ब्रिक ब्रिक फिल्डर कहां पर चलती है और सिरोक्को कहां पे चलती है, ये आपको बताना है। रहने दीजिए इसको। इसमें क्या हो गया है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या हो गया है कि ऑप्शन इधर उधर हो गया है, बनाते वक्त थोड़ा सा इधर उधर ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोग इसको दीजिएगा मत, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, चिनूक जो चलती है ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है, ठीक है ना। खमसिन जो है यह मिस्र में चला करती है। ब्रिक फिल्डर यह ऑस्ट्रेलिया की विंड है, लोकल विंड है। और सिरोक्को देखोगे तो यह सहारा डेजर्ट से होते हुए उत्तरी अफ्रीका में प्रवाहित होते हुए मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए इसका प्रभाव दक्षिणी यूरोप तक चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। इसमें गलत हो गया थोड़ा सा, इसको करेक्ट कर। चलिए, ये है आपकी रैंक, ये है आपकी रैंक। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो बी वाला आपका सही है। आइए आइए, मटर पनीर बनाते हैं, बहुत इच्छा कर रही है आपकी खाने की ना। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त यानी कौन सा ट्रेंच प्रशांत महासागर में नहीं है? कौन सा ट्रेंच प्रशांत महासागर में आपको देखने को नहीं मिलता है? क्या मेरियाना ट्रेंच नहीं है, या टोगा ट्रेंच नहीं है, क्या एल्यूसियन ट्रेंच नहीं है, या सुंडा ट्रेंच नहीं है? कौन सा ट्रेंच आपको देखने को नहीं मिलता है प्रशांत महासागर?
इसको शाम वाली क्लास में कल मैंने पढ़ाया था, तो जिसको नहीं बताया था वो भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त नहीं है? चलिए, ये है आपकी रैंक। एल्यूसियन ट्रेंच भी है, यहां पे है एल्यूसियन ट्रेंच। टोगा गर्त भी है, न्यूजीलैंड के थोड़ा सा ऊपर मैंने बताया था। मेरियाना ट्रेंच भी है, फिलीपींस के जस्ट बगल में है, पूर्वी साइड। और सुंडा गर्त, सुंडा गर्त देखोगे तो ये इंडियन ओशियन में, ये इंडियन ओशियन में है, ये आपका प्रशांत महासागर में नहीं पड़ता। जय हिंद पीयूष कुमार, वेलकम। साहिबा, आज प्रशांत आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? आपको प्रशांत के कमेंट न तो आपको दिखेंगे ना उनके दिखेंगे। चलिए, महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपी मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है यह कहां पर पाया जाता है, यह क्या है? ये मंजू कुमारी, ये यूपीपीएससी वाला क्लास में एमसीक्यूज ले रहा हूं ना, इस वजह से। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। घनश्याम वर्मा, आइए, वेलकम। आज आपकी छुट्टी है क्या? चलिए, ये है आपकी रैंक। महाद्वीपी मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तटों के किनारे। आप भारत को देख लो, भारत का यह तट है। देखो, तट और अपतट में अंतर होता है। तट अगर हम कहेंगे तो यह आपका पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट के बाद पूर्वी तटीय मैदान है, ये तट है। लेकिन तटों से लगा हुआ समुद्र का जो किनारा होता है यह आपका अपतट कहलाता है, यह अपतटीय क्षेत्र है। जैसे हम कहें मुंबई हाई, तो मुंबई हाई कहां पे है? यह तट पर ना होके यह अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। इसी वजह से आप देखोगे तो भारत के पेट्रोलियम तथा गैस के जो भंडार हैं वह अपतटीय क्षेत्रों में आपको देखने को प्राप्त होते हैं। तट अलग है, अपतट अलग है। तो तटों के समीप यह भारत का तट है, और तटों के समीप अपेक्षाकृत सकरी पट्टी वाला, नैरो और तथा उथली महासागरी पेटी जो होती है, इसी को महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। यहां पर हीट बजट की बात कर रहा है। हीट बजट क्या सुव्यवस्थित करता है या किस चीज को दर्शाता है? पृथ्वी के भूतल पर हीट बजट सुव्यवस्थित करता है किसको, या किसके बारे में बताता है?
ये भी मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ाया है। यूपीपीएससी वाले यहाँ कोई नहीं है क्या प्लस वाले, पंकज को छोड़ के? साइबा कही है, मेघा है। साइबा ने कहा है कि प्रशांत आपको मुबारक हो, आपकी कुर्सी आपको मिल गई 1 नंबर वाला। पृथ्वी के भूतल पर ये है आपका सन, ये है आपका अर्थ, सूर्य से सोलर विकिरण, सोलर रेडिएशन आता है लघु तरंगों के रूप में। सूर्य से प्राप्त होने वाला लघु विकिरण पृथ्वी द्वारा, यानी पृथ्वी द्वारा जो निष्कासन होता है, ये पार्थिव विकिरण होता है, जो कि दीर्घ तरंगों के रूप में निकाला जाता है। इन्हीं के बीच का जो यह संतुलन है, यही आपका ऊष्मा बजट है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। साइबा प्रशांत आपको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये है स्थल रूप, यहां पर कुछ स्थलाकृतियां देखने को मिल रही हैं, और यह अपर्दन के कारक हैं। कौन कौन से अपर्दन के कारक के द्वारा यह स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है? जलप्रपात का निर्माण किसके द्वारा हुआ? कौन सा वो फैक्टर है, कौन सा वह कारक है जो जलप्रपात के निर्माण में सहायक होता है? हिम हव हर, यह एक स्थलाकृति होती है, यह किसके द्वारा निर्माण होता है? पोलजे जिसके द्वारा निर्माण होता है, और गारा किसके द्वारा बनता है, ये आपको बताना है। जलप्रपात, चूंकि आपको पता है कि इससे जल भी जुड़ा हुआ है नदी द्वारा, हिमानी के द्वारा, पोलजे भूमिगत जल द्वारा, गारा पवन द्वारा। सीवल एक ही पता था। चलिए, आपका इजी ऑप्शन भी था ये वाला, है ना? पवन की निक्षेपण क्रिया द्वारा, यानी डिपोजिशनल प्रोसेस जो होता है, तो पवन जो डिपोजिशनल प्रोसेस के थ्रू पवन के निर्मित भू आकृतियां रेत के टीले व लोएस के मैदान होते हैं। क्या यह सही है? गति कम हो जाने पर पवन अपना अवसाद जो होता है, सेंडिमेंट्स जो होते हैं, उनको जमा करने लगती हैं, और जमा करने के क्रम में आपको इस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को प्राप्त होती हैं। देखिए, कथन और कारक में एक चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां पर ये वर्ड सेंटेंस बोला, तो इसमें आपको कारण समझना है, रीजन समझना है, तो आप कहिएगा क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
गति कम होने पर पवन अपना अवसाद जमा करने लगती है। क्या यह सही है? क्या यह मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो लेकिन इससे पहले तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा कि कथन क्या कह रहा है। अगर कथन सही है तो फिर क्योंकि लगा के आप उसको बताइए, क्या वह रीजन आपका कारण उसको सही बताने का प्रयास कर रहा है? अगर सही कर रहा है तो कथन और कारण दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और स्पष्टीकरण भी हो सकता है सही हो जाए। अगर नहीं कर रहा है तो स्पष्टीकरण भी सही नहीं है, कथन सही नहीं है, तो आप कहोगे कि ये गलत है। वेलकम वेलकम, आइए। तो आप कहोगे पवन की निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा रेत के टीले और लोयस के मैदान जो हैं इनका निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि पवन की गति जब कम हो जाती है तो अपने साथ जो भी सेंडिमेंट्स लाते हैं उनका डिपोजिशन करने लगते हैं। चलिए, ये आपकी रैंक। साक्षी यादव, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, नदियां सामान्य दिशाओं में नदी क्रिया, नदी अपना जो कार्य करती है उसके द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और वही आपको बताना है कि क्रमिक विकास में सबसे पहले किस चीज का निर्माण करेगी, उसके बाद किस चीज का निर्माण हो सकता है नदी द्वारा, उसके बाद किस चीज का निर्माण होता है, और उसके बाद किस चीज का निर्माण होता है। यही आपको यहां पर बताना है। रिवर टेरेक, टेरेक। हाँ, पोल दे देने जा रहे हैं। अब दे दिए पोल। गुड मॉर्निंग डोनाल्ड ट्रंप, आइए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई, आप अभी तक नाम चेंज नहीं किए। वेलकम वेलकम। चलिए, ये है आपकी रैंक, है ना। देखिए, जब नदियां अपने युवावस्था में होती हैं तो नदियां जलप्रपात और क्षिप्रिका जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद नदी वेदिका बनती है, इस तरीके से स्थलाकृति बनाती है। नदी वेदिका के बाद नदियां मियांड्रिंग करने लगती हैं, विसर्ग करने लगती हैं और गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। और उसके बाद लास्ट के टाइम में यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। पनिशमेंट के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है, समय भी बता रहा है, और जो लोग टॉप करेंगे उनकी हिस्ट्री भी पंखों के द्वारा लिखी जाएगी, है ना। और जो गलत करेंगे उनको सजा भी दिया जाएगा, है कि नहीं। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हिमनदित घाटियां होती हैं ग्लेशियर के द्वारा बनी
जो घाटियां होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं? हिमनदित घाटियां, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा और आप देखिएगा कि हिम के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा जो घाटियां बनती हैं वो किस प्रकार की घाटी होती है। आप अगर आपके दिमाग में वो चल रहा होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि किस प्रकार की होगी। कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है, बता देंगे क्या करना है। यूपीपीएससी पोल दे दिया जाए, चलिए। नो क्या होता है यहाँ? एक आपने पढ़ा होगा कि हिमनद द्वारा एक घाटी बनती है और उस घाटी को देखिए ऐसे होता है, वी आकार की घाटी होती है। वी आकार की जो घाटी होती है, जब ग्लेशियर के द्वारा आपका इनका कटाव किया जाता है तो कुछ यह यू आकार की घाटी हो जाती है, इस तरीके की। यानी यही वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में तब्दील हो जाती है। अब आप देखो वी आकार की घाटी की जो पार्श्व ढाल होती है, क्या यह ज्यादा तीव्र होती है? नहीं। खड़ी ढाल आप देखोगे तो यू आकार की जो ढाल होती है वह ज्यादा तीव्र होता है, बिल्कुल खड़ी होती है। जबकि इसकी जो तल होती हैं, यह तली जो आकृति भी होती है यह चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वी आकार की जो तली होती है यह सकरी होती है, नैरो होती है। जब हिमनद द्वारा इसको काटा जाता है तो इसकी तली भी चौड़ी हो जाती है। तो तीव्र पार्श्व ढाल और चौड़ी तली वाली इसकी विशेषताएं देखने को प्राप्त होती हैं। नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है, जबकि ग्लेशियर्स के द्वारा, इनके द्वारा कटाव के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, ये है आपकी रैंक। हाँ हाँ, टेलीग्राम लिंक टाइम लग जाएगा मेरे को, आप जाइएगा और सर्च करिएगा @ANKUR अंकुर यादव यूकैन के नाम से सर्च करिएगा। इस नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको और आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। खा लो अकेले अकेले। पार्श्व मतलब किनारे किनारे, अगल बगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्श्व, पार्श्व अपर्दन। बुशमैन कहाँ की जनजाति है, पिग्मी कहाँ की है, गोंड कहाँ की है, ये सारी चीजें आपको बताना है। बुशमैन, आपको पता है कि बुशमैन अगर आपको चल जाना है तो चले जाइए बोत्सवाना। बोत्सवाना के बगल में ही आप देखोगे तो नामीबिया एक देश है, वहां पर चले जाइए। अगर आपको पिग्मी के बारे में जानना है तो आप जारे कांगो चले जाइए।
एस्किमो आपको पता है कि अलास्का वाले रीजन में ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, और गोंड जनजाति आपको पता है कि भारत में रहती है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट है। किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा ऋतु, वर्षा जो है वह शीत ऋतु में होती है, बारिश जो होती है वह शीत ऋतु में होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु जो होता है वह शुष्क बना होता है, ड्राई होता है। यह किस प्रकार की जलवायु प्रदेश की विशेषताएं देखने को प्राप्त होती हैं? क्या यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है, या यह सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषता है, या मानसूनी जलवायु प्रदेश की विशेषता है, या भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है? किस जलवायु प्रदेश की विशेषता के रूप में आप इसको देखते हो या देखी जाती है? सुबह 9 बजे कल भी क्लास होगी, आप लोग पधार जाइएगा, और रात में 11 बजे वाली क्लास भी होगी, आ जाइएगा। पोल दे दिया जाए। ले लीजिए। ये तो मैंने कई बार कराया है, आपको याद होगा। वैसे हम लोगों ने कितने एमसीक्यूज के क्वेश्चन कर लिए होंगे स्टार्टिंग से, जब से हम लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किए होंगे हम लोग ज्योग्राफी के? कोई आइडिया है? 2000 के करीब तो हो ही गया होगा, है ना? ये है आपकी रैंक, लगभग 2000 क्वेश्चन हम लोगों ने ज्योग्राफी के कर लिए होंगे। यह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है, ठीक है ना? ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन। चलो ठीक है, कम से कम याद आ गया। 2000 से ऊपर के क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना? हम कहाँ से हैं? हम संगम नगरी से हैं। प्रयागराज का नाम सुना है? इलाहाबाद नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा आज। चलिए, ये है आपकी रैंक। देखिए, विश्व में जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं वो पौधों के लिए अनुकूल होते हैं। टेम्परेचर हाई लगभग बना रहता है, वर्षा अच्छी खासी होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो वनस्पतियां होती हैं वो अच्छा होता है। लेकिन वहीं मनुष्यों के लिए यह अनुकूल दशाएं पैदा नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान का वार्षिक तापांतर जो होता है वह बहुत कम पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको न तो ठंडी टेम्परेचर, न तो बहुत कम न बहुत ज्यादा, यानी दोनों के
मैक्सिमम तथा मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा देखने को प्राप्त नहीं होता, जो यहाँ के लिए पौधों के लिए तो अनुकूल दशा उत्पन्न करती है, लेकिन मनुष्यों के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होता। दिए गए देशों में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाता है? ये भी जियो का क्वेश्चन है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी है। ये देश जो है, यह जो है, यह बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन भी करता है। यहाँ के जो गाय भैंस हैं, मोटी ताजी घास गाय भैंस है। पाई जाती हैं। यहीं पर डेनमार्क है। लेकिन डेनमार्क में ये इसलिए कह रहा हूं, मेनली यह आपका देखोगे, चलिए फिलहाल ये आपका वो है। डेनमार्क में ये कह रहा हूं, मेनली यह इसका भाग ग्रीनलैंड वाला भाग ज्यादा यहाँ पर गौशाला के रूप में जाना जाता है, लेकिन ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का ही पार्ट है, इसी वजह से ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, शिवानी गुप्ता। अब इसका आंसर दो आप। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा जरूर, लेकिन देना तो पड़ेगा ही आपको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। जर्मनी में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अधिकांश जर्मनी में अधिकांश कोयला जो है वह रूर घाटी में पाया जाता है। क्या यह सही है? यह उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला है, यानी जो रूर घाटी में कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस कोयला है। और अधिकांशतः कोयला लिग्नाइट है। यह अधिकांशतः कोयले के संदर्भ में, यह जर्मनी के संदर्भ में कह रहा है कि जर्मनी में पाया जाने वाला जो अधिकांशतः कोयला है यह लिग्नाइट प्रकार का है। और दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि अधिकांश कोयला रूर घाटी में पाया जाता है, यह उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला है। तो यहां पर जो भी स्टेटमेंट आपको लग रहे हैं कि सही है, उसके संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, आपको पता है जर्मनी में एक नदी प्रवाहित होती है, राइन नदी। राइन नदी की एक घाटी है जिसको हम लोग, एक नदी है, सहायक नदी है, जिसको रूर नदी कहते हैं, याद होगा आपको।
देखिए, जर्मनी में अधिकांशतः कोयला जो पाया जाता है वह रूर नदी घाटी में पाया जाता है, रूर घाटी में पाया जाता है, और इसी वजह से भारत के छोटा नागपुर को भी रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सही है। रूर प्रदेश में आप देखोगे तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला न प्राप्त होकर सर्वोत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसका नाम है एंथ्रासाइट प्रकार का। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा, अधिकांशतः कोयला लिग्नाइट प्रकार का है। जर्मनी में अगर संपूर्ण जर्मनी की बात करें तो संपूर्ण जर्मनी की अगर बात करें तो वहां पर पाए जाने वाला जो अधिकतम कोयला है वह लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जापान की जलवायु के संदर्भ में यहां पर कुछ चीजें कही गई हैं। जापान की जलवायु क्यूरेशियो तथा ओएशियो जलधाराओं से प्रभावित होती है। होक्काइडो द्वीप जो है जापान का, सभी द्वीपों की अपेक्षा यह ठंडा है। अधिकांश वर्षा यहां पर ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्या यह सही है? शीतकाल में जापान का पश्चिमी तट, जैसे यह जापान है तो जापान का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है शीतकाल में। क्या यह सही है? जो आपका इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। सॉरी, जो सही नहीं है वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। तो ये है आपकी रैंक। प्रशांत और पंकज टॉप पे हैं, गौरव प्रताप दूसरे पे, नंदिनी साहिबा, ममता सहाय, घनश्याम वर्मा, रोहित, ये लोग चौथे पे, सॉरी तीसरे पे, और उसके बाद जयंती राज और खुशी पांचवें और छठवें पे हैं, और शिवानी आज गायब हो गई। तो शीतकाल में जापान का पश्चिमी तट इसके पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। ये गलत है। ठीक है, डी वाला। बाकी अब हम लोग मिलते हैं रात में 11 बजे और फिर कल सुबह 9 बजे। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और गाना गुनगुनाते रहिए, है ना। टेक केयर, टेक केयर। हाँ हाँ, 11 AM वाली तो क्लास होगी। ओके ओके ओके, ठीक है शिवानी, आराम करो। पंकज 11 बजे वाली क्लास है, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।